एवरीवन, आज हम एनसीईआरटी बुक्स पे बात करने वाले हैं। तो यूपीएससी में बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए एनसीईआरटी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, तो मेरे पास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी हैं। तो कुछ को छोड़ के बाकी सभी हैं मेरे पास एनसीईआरटी। तो हम एक एक करके देखेंगे कि मेरे जो एनसीईआरटी हैं वो कौन कौन सी। एक तो देखो, दो तरह की बुक्स होती हैं। एक तो होती हैं जो पढ़नी ही होती हैं, उसे स्किप नहीं कर सकते, और एक होती हैं कि उसे स्किप करके काम चलाया जा सकता है। ठीक है, तो हम वो भी देखेंगे कि कौन कौन सी नेसेसरी हैं और कौन कौन सी हैं कि स्किप की जा सकती है एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये मेरे पास हम ज्योग्राफी से देखते हैं। तो ये मेरी भूगोल की बुक है। ठीक है, ये है 6 क्लास की एनसीईआरटी। तो 6 क्लास की एनसीईआरटी, देखो ज्योग्राफी अगर पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी आप कवर कर लोगे ना, तो वही सही रहता है। तो देखो, ये हैं हमारे टॉपिक्स, अगर आपको दिख रहे हो तो ये मैंने लिख दिए हैं। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, ये चैप्टर हैं उसके। तो अगर आपको सौरमंडल के बारे में जानना हो, ग्लोब, अक्षांतर, देशांतर, अक्षांश देशांतर हैं, पृथ्वी की गतियां हैं और प्रमुख परिमंडल पृथ्वी के, स्थल रूप, हमारा भारत, हमारा देश भारत, और जलवायु, वनस्पति, वन्यजीव, इसके बारे में हम देख सकते हैं इस बुक में। ठीक है, तो ये आपका बेस तैयार कर देंगी हमारे सौरमंडल के बारे में। तो ये इसका जो टॉपिक भी है, पृथ्वी हमारा आवास। ठीक है, तो ये 6 क्लास की एनसीईआरटी है। तो मैं तो यही कहूँगी कि 6 क्लास से 12th क्लास तक की जो एनसीईआरटी भूगोल की हैं वो पढ़ लेनी ही चाहिए, क्वेश्चन बन जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, और ये मेरी 7th क्लास की एनसीईआरटी है। तो 7th क्लास की एनसीईआरटी में ये है इसका टॉपिक है हमारा पर्यावरण। तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं। तो ये टॉपिक हैं इसमें। पहला पर्यावरण पे है, दूसरा है हमारी पृथ्वी के अंदर जो जियोमॉर्फोलॉजी है, तीसरा हमारी बदलती पृथ्वी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, चौथा है एटमॉस्फेयर के ऊपर, वायुमंडल जो कहते हैं, वायु, और पांचवा है हाइड्रोस्फेयर, जलमंडल के ऊपर है। ठीक है, जल, और छठा चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव, और 7वां चैप्टर है मानवीय पर्यावरण, वनस्पति, परिवहन, संचार, इन्वायरमेंट के ऊपर। तो ये हैं, और फिर बाकी उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश हैं, शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन कैसे है, रेगिस्तान में जीवन। तो ये चैप्टर हैं इसमें। ठीक है, हमारा पर्यावरण में। तो ये हम जो टॉपिक हैं हमारे में, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, जियोमॉर्फोलॉजी, ये हमारे यहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो ये 7th क्लास की एनसीईआरटी थी। अगली एनसीईआरटी आ जाती है 8th क्लास की। तो ये इसका टॉपिक है संसाधन एवं विकास। तो इसमें जो इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स है ये, तो पहला संसाधन ही है। तो ये हमारा टॉपिक भी आ जाता है कि रिसोर्सेस क्या आपके। तो ठीक है, ये GS1 में और GS3 में दो पेपरों में कवर होता है टॉपिक। और भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन दूसरा टॉपिक है ये। तीसरा टॉपिक है कि खनिज और शक्ति संसाधन। चौथा टॉपिक है कृषि। पांचवा उद्योग है। छठा है मानव संसाधन। तो ये 8th क्लास की एनसीईआरटी है, तो यहाँ से ये कवर कर सकते हैं। बाकी फिर है उसके बाद 10th क्लास की एनसीईआरटी। इसका टॉपिक है, देख लेते हैं क्या है। तो ये इंडेक्स है हमारा, संसाधन एवं विकास, जल संसाधन, वन एवं वन्यजीव संसाधन, कृषि, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण, और बाकी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो ये टॉपिक इसमें है। ठीक है, तो 6 अभी हमने देखा था कि 6 और 7th वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, जो ज्योग्राफी के बारे में हमें जानकारी देते हैं। और बाकी ये जो टॉपिक हैं ये रिसोर्सेज के ऊपर हैं।
तो रिसोर्सेज तो करंट अफेयर्स में भी जो चीज़ें रहती हैं इम्पोर्टेंट, उस हिसाब से भी देख सकते हो, पर 6 और 7th की तो मस्ट है पढ़नी, ठीक है। उसके बाद ये 11th क्लास की है, NCERT है, तो इसका पेज अगर अलग हो सकता है पर टॉपिक लेंगे आपको। इंडेक्स तो इंडेक्स की बात करें तो ये 11th क्लास की NCERT तो बताऊं तो काफ़ी मस्ट है। अगर आप ज्योग्राफी में कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, पर 11th क्लास की NCERT तो पढ़नी ही पड़ेंगी आपको। तो प्रस्तावना में भारत स्थिति, संरचना है दूसरे खंड में, संरचना तथा भू-आकृति विज्ञान है, अपवाह तंत्र है। तीसरा खंड है जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, 3 टॉपिक है। फिर ये भी तीसरा खंड है, इसमें प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, कारण, परिणाम तथा प्रबंधन। तो प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं ये हैं टॉपिक, तो ये हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट में कवर हो जाता है। जलवायु, वनस्पति, मृदा ये हमारा ज्योग्राफी में कवर हो जाएगा, और भू आकृति विज्ञान ये भी ज्योग्राफी में, ठीक है। तो ये मस्ट है, ये तो 11th क्लास की तो पढ़नी ही है आपको। ये पहला भी हमने देखा था कि ये था भौतिक पर्यावरण के ऊपर, ठीक है। अब हम देख रहे हैं भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, तो इसमें इंडेक्स देख लेते हैं। हाँ, तो इसमें पहली इकाई है वो भूगोल के विषय में है, भूगोल एक विषय के रूप में। दूसरी इकाई है पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। 3 टॉपिक हैं, एक तो उत्पत्ति और विकास है पृथ्वी का कैसे हुआ, फिर आंतरिक संरचना कैसे बनी, फिर महासागर और महाद्वीपों का वितरण कैसे हुआ। तीसरी इकाई है भू आकृतियाँ, जैसे खनिज हैं, सेल, वो कैसे बने हैं, भू आकृतिक प्रक्रियाएँ क्या हैं, भू आकृतियाँ और उनका विकास कैसे हुआ है, वो देखने हैं। फिर चौथा टॉपिक आ जाता है जलवायु का। तो जलवायु में ये है वायुमंडल का संगठन तथा संरचना, सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान, वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ, वायुमंडल में जल, और विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन, ठीक है। फिर पांचवी इकाई आ जाती है जल, महासागर के ऊपर, महासागरीय जल है, महासागरीय जल संचयन कैसे होता है। फिर छठी इकाई आ जाती है पृथ्वी पर जीवन और जैव विविधता एवं संरक्षण। तो ये वाली किताब तो मस्ट है, ठीक है। और दूसरी वाली, पहले ये वाली बुक मस्ट है 11th क्लास की जो NCERT है, और दूसरी वाली ये 7th की देख सकते हो आप। फिर है हमारा जो ये 12th की NCERT है, तो भारत, लोक और अर्थव्यवस्था इसका टॉपिक है। तो इसमें से ये टॉपिक है, पहला है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। दूसरा चैप्टर हमारा प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। तीसरा है मानव विकास। तो जनसंख्या की बात करें तो जो सेंसस होते हैं, जैसे 2011 की सेंसस हैं, वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा जो है प्रवास में 2 फैक्टर होते हैं, एक पुल फैक्टर और दूसरा होता है पुश फैक्टर। तो प्रवास 2 तरह से, तो उसके कारण, प्रकार, कारण, परिणाम, तो ये हमारे में प्रवास जो है टॉपिक भी है। दूसरी इकाई में चौथे चैप्टर की बात करें तो मानव बस्तियाँ आ जाती हैं। तीसरी इकाई में 5वां चैप्टर है भू संसाधन तथा कृषि, छठा है जल संसाधन, 7वां खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, 8वां निर्माण उद्योग, और 9वां भारत के संदर्भ में नियोजन, सतत पोषणीय विकास। जो हमारा चौथा टॉपिक है वो परिवहन तथा संचार है, और 11वां टॉपिक जो चैप्टर है हमारा वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ऊपर है। तो ये भी 12th क्लास की, ये मेंस के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये 2, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के ऊपर। तो इसमें इंडेक्स देख लेते हैं। तो पहला अध्याय हमारा बोलता है मानव भूगोल और प्रकृति एवं विषय। दूसरी अध्याय की बात करें तो ये विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि के ऊपर है। तीसरा है जनसंख्या संगठन। चौथा ये मानव विकास के ऊपर है। देखो ये जो टॉपिक है ना, ये
पहली वाली बुक में भी सेम मिल रहे थे। बाकी यहाँ से देख सकते हैं जो पांचवा है, पांचवा प्राथमिक क्रियाएँ हैं, छठा द्वितीय क्रियाएँ और सातवीं तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप। तो आठवां चैप्टर है परिवहन और नौवां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। देखो ये जो सारे चैप्टर हैं ये सेम वही हैं, तो ये मतलब 2 बुक मेरे पास सेम बुक आ गई हैं। तो या तो ये वाली बुक पढ़ सकते हो या ये वाली बुक आप पढ़ सकते हो, ये वाली बुक, ठीक है। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और ये भारत। तो ये हमारी ज्योग्राफी की बुक हो गई। फिर बाकी साइंस की आ जाती है। तो साइंस के लिए ये मेरे पास 8th क्लास से स्टार्ट है, ठीक है। एक मिनट, 7th क्लास की देख लेते हैं। तो ये 7th क्लास की है। इसमें अगर आपका देखो साइंस बैकग्राउंड है तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो आप देख सकते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं। तो इसमें पादपों में पोषण, प्राणियों में पोषण, रेशों से वस्त्र, इसमें कुछ कुछ चैप्टर आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। देखो एक तो पादपों पे पोषण में पोषण कैसे होता है, जैसे न्यूट्रिशन की बात करें, हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं खेतों में, तो उसके पोषण की भी पता होनी चाहिए, उसमें पोषण कैसे यूज़ होता है। प्राणियों में पोषण कैसे होता है, कुपोषण की बात करें तो वो पोषण कैसे मिलेगा, ठीक है। और इसमें और तो चैप्टर बात कर और क्या हो सकता है, हाँ ये पवन, तूफान और चक्रवात हो सकते हैं ये, और ये मृदा के बारे में पढ़ लेना। और बाकी ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा तो ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है इतना, ठीक है। फिर अगला आ जाता है आठवां ये 8वीं NCERT, 8वीं क्लास की NCERT है। तो इसमें इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, एक तो फसल उत्पादन एवं प्रबंध चैप्टर है, ठीक है। फिर दूसरा है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो माइक्रो और ऑर्गेनिज्म पढ़े होंगे, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है चैप्टर। और हाँ ये कोयला और पेट्रोलियम हम यूज़ करते हैं, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। दहन और ज्वाला, पौध एवं जंतु, पौध एवं जंतुओं का संरक्षण, और कोशिका सेल्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं प्रीलिम्स में। तो कोशिका संरचना एवं प्रकार्य और जंतुओं में जनन, तो ये चैप्टर हैं, पढ़ सकते हैं। पहला चैप्टर फसल उत्पादन के ऊपर, दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव की बात करता है, तीसरा हम पढ़ सकते हैं कोयला और पेट्रोलियम, चौथा हम पढ़ सकते हैं दहन और ज्वाला, पांचवा है ये पौधों और जंतुओं का संरक्षण, और ये सेल्स के बारे में, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जंतुओं में जनन कैसे होता है तो एक बार आइडिया ले सकते हो, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स से रिलेटेड है बाकी। अब 9th क्लास की है NCERT है मेरे पास, तो इसमें इंडेक्स देख लेते हैं। तो इसमें हमारे आसपास के पदार्थ क्या, तो एक आइडिया होना चाहिए कि हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं उनके बारे में आप क्या जानते हो, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तीसरा है परमाणु और अणु, परमाणु की संरचना कैसे होती है, तो ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, अगर समझ आ जाए तो देख लेना। फिर जीवों में विविधता है, उसके बाद खाद्य संसाधनों में सुधार है, और तो ये ज़्यादा टेक्निकल हो गए, तो थोड़ा थोड़ा देख लेना। जैसे परमाणु के बारे में देख लिया, परमाणु की संरचना कैसी होती है, जीवन की मौलिक इकाई, ऊतक आ जाते हैं कभी कभी, ऊतक के बारे में थोड़ा, जीवों में विविधता कैसी है, बाकी ये सब छोड़ देना चैप्टर, और खाद्य संसाधनों में सुधार ये देख लेना, ठीक है। ये चैप्टर है, ये हो गई 9th क्लास की NCERT। अब है 10th क्लास की। 10th क्लास की NCERT में ये वैसे थोड़ा टेक्निकली है, तो अगर हम बात करें जैव प्रक्रम, ठीक है, टॉपिक की बात UPSC से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं सिलेबस के, तो जैव प्रक्रम हो गया, जीव जनन कैसे करते हैं, अनुवांशिकता एवं जैव विकास कैसे होता है,
ये हो गए। और बाकी और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, हमारा पर्यावरण, ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं। ऊपर के कोई मतलब कोई भी नहीं पढ़ने हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो देखो, जैव विक्रम, जीव जलन कैसे करते हैं, नियंत्रण और समन्वय, आनुवांशिकता, जेनेटिक्स रिसोर्स, जो रिसोर्स होते हैं जैसे कि वो जीएम क्रॉप्स जो आ रही हैं तो उनसे रिलेटेड, तो यहाँ जानकारी मिल सकती है। आनुवांशिकता एवं जैव विकास, और ये तो नहीं है इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद ऊर्जा के स्रोत क्या है, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हमारी साइंस ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आती है, ये है अर्थव्यवस्था। तो ठीक है, तो ये हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। तो ये 9th क्लास की एनसीईआरटी है। तो 9th क्लास की वैसे मैंने ले ली थी पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी नहीं। देखो, पालमपुर गांव की कहानी दे रखी है पहले चैप्टर में, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। संसाधन के रूप में लोग हैं, ये भी नहीं है। निर्धनता एक चुनौती, ये भी मतलब पॉवर्टी के बारे में तो हम न्यूज़ में भी पढ़ते रहते हैं। और वैसे भी अगर एक कोई रिसोर्सेज कोई कोचिंग का फॉलो कर लेना, बाकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत में खाद्य सुरक्षा, ये भी नहीं है। तो ये सब ऐसे ही है, मतलब ज़्यादा मत खरीदना एनसीईआरटी। ठीक है, और ये है हमारी 10th क्लास की एनसीईआरटी। तो 10th क्लास की एनसीईआरटी है ये इकोनॉमी की। इसमें पहला है विकास, विकास के बारे में। देखो, विकास और वृद्धि दो हमारे टॉपिक हैं इकोनॉमी के मेंस में, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है चैप्टर। विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं, मुद्रा और साख के बारे में, और वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में है ये उपभोक्ता अधिकार। तो ये है, ठीक है, ये हमारे 5 चैप्टर हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो 10th की एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट हो जाती है इसके लिए। फिर आ जाते हैं हम, इसमें 11th क्लास की एनसीईआरटी नहीं है, ये 12th की है। हाँ, ये है व्यष्टि, दो हैं देखो, व्यष्टि है एक, ये 12th क्लास की समष्टि है। व्यष्टि और समष्टि, व्यष्टि होती है माइक्रो, मैक्रो, हाँ एक तो माइक्रो होती है, ये माइक्रो है, और एक समष्टि होती है मैक्रो। मैक्रो काफ़ी, माइक्रो छोटा टर्म है और मैक्रो काफ़ी बड़ा टर्म है। तो मैक्रो में हम, माइक्रो में क्या पढ़ेंगे, व्यष्टि में में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। ज़्यादातर हमारी जो इकोनॉमी है वो मैक्रो, हमारी जो टॉपिक में है जो हम पढ़ते हैं वो मैक्रो इकोनॉमी पढ़ते हैं। तो जैसे उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, ये कुछ नहीं है, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है इन सबको। फिर उत्पादन और लागत कैसी है, फिर पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, बाजार संतुलन, हाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट जो आता है टॉपिक, वहाँ देख सकते हैं। फिर प्रतिस्पर्धा रहित बाजार, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इसको मतलब फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम समष्टि को देख सकते हैं, इकोनॉमी। तो फिर ये है जैसे राष्ट्रीय आय, पता होना चाहिए कि हमारी राष्ट्रीय आय कैसे गणना की जाती है, उसकी कैसे मापन होता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना की विधि दे रखी है। जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, और जीएनपी क्या हो, जीएनपी जीडीपी और एनएनपी, ये सब टर्म जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जीवीए है, ये क्या है, ग्रॉस वैल्यू है। जो हम जीवीए जो जीडीपी है वो जीवी के हिसाब से निकालते हैं, तो वो है क्या, ठीक है। तो ये टर्म हमें पता होने चाहिए। इसमें ही फैक्टर कॉस्ट आती है, जो मार्केट कॉस्ट आती है। तो हम अभी जीडीपी कैसे काउंट कर रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट पे कर रहे हैं या मार्केट कॉस्ट पे कर रहे हैं, तो वो पता होना चाहिए। फिर मुद्रा और बैंकिंग आ जाता है। तो उसके बाद आय निर्धारण है टॉपिक,
फिर है सरकारी बजट एवं व्यवस्था, उसके बाद खुली अर्थव्यवस्था के बारे में। तो इसमें मतलब बहुत कम पढ़ना है, बस लिमिटेड पढ़ना है देख देख के कि मतलब कौन सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी जो कोई अगर रमेश सिंह की आपके पास बुक है अर्थव्यवस्था की, तो वो देख सकते हो। बाकी इतना खास है नहीं, मतलब इसमें जो एनसीईआरटी के लिए खास नहीं है इकोनॉमी के लिए, तो इकोनॉमी के लिए आप छोड़ सकते हो। बस 10th क्लास की कुछ थे टॉपिक, तो वो पढ़ सकते हो, बाकी इतनी खास नहीं है एनसीईआरटी इकोनॉमी की। अब हम पढ़ते हैं, अब हम देखते हैं ये पॉलिटी की बुक, ठीक है। पॉलिटी से क्वेश्चन आ जाते हैं बेसिक, ये प्रीलिम्स में पूछ लेता है कभी कभी टर्मिनोलॉजी, वो देख लेते हैं। तो ये बुक है हमारी 8th क्लास की में हम क्या देखेंगे, एक तो ये भारतीय संविधान, तो पहली इकाई है भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता। फिर इसका पहला चैप्टर भारतीय संविधान है और दूसरा चैप्टर है धर्मनिरपेक्षता की समझ। फिर इकाई 2 की बात करें तो संसद और कानूनों का निर्माण, तो हमें संसद क्यों चाहिए, कानूनों की समझ होनी चाहिए, तो ये हमारा बेसिक हो गया। फिर तीसरी आ जाती है न्यायपालिका और हमारी अपराध न्याय प्रणाली। चौथी आ जाती है सामाजिक न्याय और हाशिए की आवाज़ें, हाशियाकरण की समझ क्या होनी चाहिए, हाशियाकरण से निपटना। पांचवी इकाई है आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका, जन सुविधाएँ, कानून और सामाजिक न्याय। तो ये इससे क्या होगा ना, हमारे अगर आपने कभी पॉलिटी के बारे में कुछ नॉलेज नहीं हो आपके पास, तो आप एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो। तो इसमें बेसिक स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि भारतीय संविधान क्या है, धर्मनिरपेक्षता, ये टर्मिनोलॉजी आती हैं। अगर हम लक्ष्मीकांत उठाएंगे ना तो सीधे हमारी समझ में नहीं आती है वो, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो वहाँ की टेक्निकल जो लैंग्वेज भी काफ़ी टेक्निकल है। तो इसके लिए हम पहले एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। तो भारतीय संविधान, धर्मनिरपेक्षता, संसद, कानून क्या है, ये न्यायपालिका के बारे में, सामाजिक न्याय क्या है, तो ये सब टर्मिनोलॉजी आती हैं। तो ये मतलब ये देख सकते हो एनसीईआरटी इसके लिए। तो ये हो गई हमारी 8th क्लास की पॉलिटी की। फिर इसके बाद आ जाते हैं, ये है हमारे ये हिस्ट्री की है, तो हिस्ट्री में देखेंगे इसे। फिर ये 10th क्लास की है, 10th क्लास की में तो कौन कौन से टॉपिक हैं, ये है सत्ता की साझेदारी, पहला अध्याय है सत्ता की, दूसरा है संघवाद डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर होता है। फिर लोकतंत्र और विविधता क्या है, जाति, धर्म और लैंगिक मसले इसके ऊपर, जनसंघर्ष और आंदोलन, राजनीतिक दल, लोकतंत्र के परिणाम क्या हैं, लोकतंत्र की चुनौतियाँ क्या हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है जो चैप्टर है, डेमोक्रेसी के बारे में पता होना चाहिए आपको। तो ये है 10th क्लास की, ये भी आप पढ़ सकते हो पॉलिटी के बेसिक सही करने के लिए। फिर ये 11th क्लास की एनसीईआरटी है, तो इसे काफ़ी लोग टॉपर्स रिकमेंड करते हैं, तो ये भी ये तो पढ़ ही सकते हो पॉलिटी के लिए। तो इसमें देख लेते हैं चैप्टर। तो इसमें पहला चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे, भारतीय संविधान में अधिकार क्या है, चुनाव और प्रतिनिधित्व तीसरा चैप्टर है ये। चौथा है कार्यपालिका के लिए अलग है, 5वें का विधायिका के लिए अलग चैप्टर है, जो छठा चैप्टर है वो न्यायपालिका का अलग चैप्टर है। फिर है सातवें में संघवाद है, 8वें में स्थानीय शासन है, और 9वें में संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, और 10वां जो है संविधान का राजनीतिक दर्शन है। तो ये 10 चैप्टर हैं, और ये 10 के 10 काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी। अगर हमें कोई मेंस का आंसर लिख रहे हैं ना, इसमें से टर्मिनोलॉजी उठा के हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर संविधान के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो हम लिख देंगे पहला स्टेटमेंट ही, संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, ठीक है। तो ये जो जीवंत दस्तावेज हो गया, ये सब टर्मिनोलॉजी यहीं से एनसीईआरटी से ही आएंगी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं।
फिर ये है हमारे हिस्ट्री की बुक। हिस्ट्री की काफ़ी है बुक्स, तो वो देख लेते हैं। तो ये 6th क्लास की एनसीईआरटी है। इसमें देखो, स्टार्ट करना है आपको हिस्ट्री, तो कहाँ से कर सकते हैं आप? क्या, कब, कहाँ और कैसे, जो क्वेश्चन आते हैं। तो ये पहले चैप्टर में। दूसरे में है आरंभिक मानव, आरंभिक मानव की खोज। तीसरे में है भोजन, संग्रहालय से उत्पादन तक। चौथा है आरंभिक नगर। फिर पांचवा, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। छठा है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। सातवां तो ये प्रश्न हो गए। फिर आठवां जो है, अशोक एक अनोखा का त्याग किया। अशोक के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ से। नौवां है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। 10वां, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। 11वां है कि नए साम्राज्य और राज्य। 12वां है इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो ये है हमारा बेस मतलब क्लियर करने के लिए, हमारे थॉट में क्लियरिटी लाने के लिए। तो ये हिस्ट्री की बुक है, छठी क्लास की है, 6th क्लास की। अब 7th की क्लास की देख लेते हैं। 7th क्लास में क्या चैप्टर है? इसमें है पहला चैप्टर, 1000 वर्षों के दौरान परिवर्तनों की पड़ताल। दूसरा है नए राजा और उनके राज्य। तीसरा है दिल्ली के सुल्तान। चौथा मुगल साम्राज्य। पांचवा शासक और इमारतें। छठा नगर, व्यापारी और शिल्पी जन। सातवां जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। आठवां ईश्वर से अनुराग। नौवां है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। और 10वां 28वीं शताब्दी के नए राजनीतिक गठन। अब देखो, ये जो ये 7th क्लास की एनसीईआरटी है, तो इसमें एक दिल्ली सुल्तान से इम्पोर्टेंट मध्यकालीन साम्राज्य, जो मध्यकालीन जो काल था, वो मध्यकाल वो कैसा था, कौन कौन से राजाओं के, दिल्ली के सुल्तान कौन कौन से थे, मुगल साम्राज्य में किस किस ने शासन किया था। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी आपको। तो ये मध्यकालीन से रिलेटेड है, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो 8वीं क्लास की देख लेते हैं बुक। इसमें इंडेक्स में क्या है, एनसीईआरटी है। तो ये भाग 2 है और ये भाग 1 है एनसीईआरटी का। 8 है हिस्ट्री की। तो पहले पार्ट में देख लेते हैं। पहले में है कैसे, कब और कहाँ। ये हमने 6th क्लास के एनसीईआरटी में भी देखा था। दूसरा है व्यापार से साम्राज्य तक, जो कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। फिर ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। फिर आदिवासी दीकू और एक स्वर्ग युग की कल्पना है। पांचवा है जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद। छठा है उपनिवेशवाद और शहर, एक शाही राजधानी की कहानी। ये सब इसमें पार्ट 1 में पता चल जाएंगे आपको। ये 8th क्लास की है। ये पार्ट 2 में क्या है, हाँ ये है 7th चैप्टर है इसका। बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक हैं। 8वां है देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। 9वां है महिलाएं, जाति एवं सुधार। 10वां है दृश्य कलाओं की बदलती दुनिया। 11वां टॉपिक है 1870 के दशक से 1947 तक। 12वां स्वतंत्रता के बाद। अब देखो, ये जो हमारी एनसीईआरटी है ना, हमें ये लग रहा होगा कि ये तो और दूसरी जगह भी टॉपिक मिल सकते हैं, कहीं कोचिंग का मटेरियल पढ़ लेंगे। पर ये जो देखो, महिलाएं, जाति सुधार, ये हमारा सोशल जस्टिस, सोशल इश्यूज़ का टॉपिक है। तो दोनों का टॉपिक है ये। वहाँ हम यहाँ से हमें अच्छी लैंग्वेज पकड़ में आ जाएगी कि हमें लैंग्वेज कैसे यूज़ करनी है। और हम मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़ते ही हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ स्वतंत्रता के बाद और यहाँ से 1947 तक पढ़ेंगे ना, तो यहाँ से हमें जो है और अधिक जानकारी मिल जाएगी। अधिक जानकारी के साथ साथ हमें सबसे बात होती है, सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप मेंस लिख रहे हो, तो मेंस में टीचर के पास कॉपी जा रही है, आप नहीं जा रहे हो वहाँ, ना आपकी नॉलेज जा रही है, आपकी कॉपी जा रही है वहाँ। तो आप कैसी लैंग्वेज यूज़ करते हो, सबसे मैटर वही करता है। तो आप लैंग्वेज यहाँ से देख सकते हो। फिर है ये 10th क्लास की एनसीईआरटी।
तो 10th क्लास के एनसीईआरटी में ये पहले नाइन्थ की देख लेते हैं। नाइन्थ की में है ये वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है, जैसे घटनाएं और प्रक्रियाएं जो फ्रांसीसी क्रांति हुई हैं उसके बारे में है। यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, नाथसीवाद और हिटलर का उदय, ये 3 टॉपिक हो गए। फिर दूसरा खंड आ जाता है जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज। तो वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद इसके ऊपर है। फिर एक विषय में चरवाहे, किसान और काश्तकार, ये हो गया। फिर तीसरा खंड आ जाता है रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति, इतिहास और खेल। क्रिकेट की कहानी के ऊपर है, आपको कहानी भी पढ़ने को मिल जाएंगी। 8वां है पहनावे का सामाजिक इतिहास क्या है। तो ये है हमारी एनसीईआरटी 9th क्लास की, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। देखो विश्व की अलग आती हैं, भारत की अलग आती हैं। आपको अगर वो आपके ऊपर इंटरेस्ट की बात है। देख वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मुझे नहीं लगता कि हमें इतने सोर्सेज फॉलो करने चाहिए। वैसे मेरे पास हैं बुक, पर मैंने ये पढ़ी नहीं है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप एक कोचिंग मटेरियल के नोट्स देख सकते हो। बाकी जो भारत के इतिहास के बारे में है वो डिटेल में आप पढ़ सकते हो एनसीईआरटी से। ये 10th क्लास की एनसीईआरटी है, तो 10th क्लास की में देख लेते हैं। तो ये घटनाएं अभी हम 9th में देख रहे थे, फ्रांसीसी और रूस की क्रांति। इसमें देख रहे हैं हम घटनाएं प्रक्रियाएं। यूरोप में राष्ट्रवाद का कैसे उदय हुआ, इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन है, भारत में राष्ट्रवाद। दूसरे में है जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। इसमें भूमंडलीकरण, विश्व का बनना कैसे होता है। फिर औद्योगिकरण का युग कैसे आता है, काम, आराम और जीवन कैसे, तो उसके बारे में है। तीसरा है रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति। तो इसमें मुद्रण संस्कृति, आधुनिक दुनिया, उपन्यास, समाज और इतिहास, इसके बारे में है। तो ये है वो विश्व की। फिर उसके बाद 11th क्लास की एनसीईआरटी है। इसमें विश्व इतिहास के कुछ विषय दे रखे हैं। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखो आपके ऊपर वो निर्भर करता है कि आप पढ़ते हो कौन सी बुक पढ़ते हो। वर्ल्ड हिस्ट्री तो मेरे हिसाब से तो नहीं फॉलो करनी चाहिए, इतनी बुक्स पढ़ने के लिए इतना कुछ होता है। पर देख लेते हैं, इंडेक्स देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो देखो पहले में अनुभाग 1 में है समय की शुरुआत से। दूसरा है लेखन कला और शहरी जीवन। तीसरे में टॉपिक में तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। चौथा इस्लाम उदय और विस्तार कैसे हुआ, यायावर का साम्राज्य। फिर 3 वर्ग हैं, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं हैं, संस्कृतियों का कैसे टकराव होता है, औद्योगिक क्रांति कैसे होती है, मूल निवासियों का विस्थापन और आधुनिकीकरण के रास्ते। तो ये टॉपिक आ जाते हैं इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री 11th क्लास की। उसके बाद देखो 12th क्लास में 3 बुक हैं वर्ड। ये पहला पार्ट है, ये समकालीन विश्व राजनीति से संबंधित है। तो इसमें टॉपिक आएंगे शीत युद्ध का दौर। देखो ये तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। शीत युद्ध कैसे, मतलब 3 युद्ध हुए थे हमारे विश्व युद्ध में। एक तो वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, फिर शीत युद्ध भी हुआ था। युद्ध तो नहीं हुआ था वो, शीत युद्ध मतलब दिमागी तौर पे एक तरह से युद्ध मान सकते हो आप, वो हुआ था। 2 ध्रुवीयता का अंत कैसे हो गया था। 2 जैसे वो जो विश्व में बड़ी बड़ी शक्तियाँ उभर रही थी तो उनका अंत हो रहा था, तो 2 गुटों में बट गए थे। जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, तो उसमें 2 गुटों में देश बट गए थे। तो उन ध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ था उसके बारे में। फिर तीसरा चैप्टर है समकालीन विश्व में अमेरिकी राज्य वर्चस्व कैसा है। चौथा चैप्टर है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। 5वां टॉपिक है समकालीन दक्षिण एशिया। 6ठा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। 7वां है समकालीन विश्व में सुरक्षा। और 8वां टॉपिक है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। 9वां है वैश्वीकरण। तो ये हैं टॉपिक अपने। तो देखो 12th की है बुक, ये विश्व राजनीति संबंधित, पर ये काफ़ी मतलब सही लगी। विश्व से रिलेटेड आप इसको पढ़ सकते हो। बाकी मैंने सजेस्ट करूँगी जो वर्ल्ड हिस्ट्री की और भी बुक हैं वो पढ़ो, पर 12th की पढ़ सकते हो क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट
जो मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री है ये, तो उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। और एक आपको बेसिक भी क्लियर करवाएगी एनसीईआरटी, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट आ जाता है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। अब ये भारत से रिलेटेड है, तो भारतीय इतिहास के बारे में बताती है। तो ये मैंने पढ़ी हुई थी, देखो निशान लग रहे होंगे इसमें। तो थोड़ी इम्पोर्टेंट भी है। इसमें भाग 2 में यात्रियों के नज़रिए के बारे में, छठा टॉपिक है भक्ति सूफी परंपराएं, सातवां है विषय एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, भक्ति सूफी से, विजयनगर से भी क्वेश्चन बनते हैं। किसान जमींदार और राज्य, यहाँ से भी एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जाते हैं। नौवां शासक और विभिन्न इतिवृत्त, ये हैं। फिर उपनिवेशवाद का देहात विद्रोह, ये है टॉपिक। उसके बाद औपनिवेशिक नग शहर है। महात्मा गांधी जो और राष्ट्रीय आंदोलन कैसे चला था उसके बारे में। विभाजन को संविधान का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में है। फिर मन की अस्थियां, राजा किसान और नगर, बंधुत्व जाति और वर्ग, विचार विश्वास और इमारतें। तो ये सब सिलेबस में हैं हमारे में। तो ये 12th क्लास की एनसीईआरटी भारतीय इतिहास के कुछ विषय ये इम्पोर्टेंट हैं। फिर है हमारी 12th क्लास की एनसीईआरटी, ये भाग 3 है। ये भी भारतीय इतिहास के कुछ विषय को बताती है। तो इसमें ये भी मैंने पढ़ी थी, ये पूरा निशान लग रहा है, इसमें देख लेते हैं। हाँ, तो ये हम देख रहे थे भाग 3 में। ये तो हमने इसमें भी देख लिए थे इंडेक्स में। उपनिवेश और देहात, विद्रोही राज, उपनिवेश शहर, महात्मा गांधी, राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें भी था। विभाजन को समझना, संविधान का निर्माण, ठीक है। ये यहाँ तक था इसमें। तो इसमें जो इंडेक्स है ना, ये पार्ट 3 है, 3 पार्ट तक चलते हैं। तो इन्होंने बताया भाग 3 में ये चैप्टर है, हम भाग 3 में ये दे रहे हैं। और पहले जो भाग दिया है उसमें ये टॉपिक थे, और भाग जो दूसरा है वो उसमें ये टॉपिक थे। तो ये तीनों जो बुक हैं वो कवर कर लेती हैं भारतीय इतिहास के कुछ विषय को। तो ये हमारी हो जाती हैं एनसीईआरटी। और इनमें से अब मैं बता देती हूँ कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखो ये 3 बुक हैं, ये 12th क्लास की हिस्ट्री की बुक है, भारतीय इतिहास कुछ विषय, और ये तीनों बुक पढ़ सकते हो आप, बेसिक कवर होगा इससे। बाकी स्किप कर सकते हो। फिर है इसमें तो कुछ नहीं है हिस्ट्री के बाद। हाँ, पॉलिटी की बात करें तो आप 11th क्लास की 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है आप उसको पढ़ सकते हो पॉलिटी के लिए। तो इसका आप नाम भी लिख लो, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। ये काफ़ी अच्छी बुक है पॉलिटी से रिलेटेड। उसके बाद इकोनॉमी की कोई बुक एनसीईआरटी मत लेना, आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो करो कोई भी एक, तो उससे इकोनॉमी का बेसिक तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद हम साइंस पे आए थे। साइंस में अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं हो तभी आप एनसीईआरटी खरीदें, बाकी आप करंट अफेयर्स से भी कर सकते हैं। और एक 12th क्लास की एनसीईआरटी है, उसमें 4 चैप्टर बताते हैं बायो से, मतलब पीछे के 4 चैप्टर हैं बायो के, वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं पढ़, तो उसे हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो मेरे पास अभी है नहीं। फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था हो गई, है भूगोल। हाँ, अगर हम भूगोल की बात करें तो उसमें 11th और 12th की दोनों एनसीईआरटी आप मंगा सकते हो, और वो मस्ट पढ़नी है। अभी हम ज्योग्राफी, अभी आज ही पेपर हुआ है उसका GS2 का, GS1 का, हाँ GS1 का शुरुआत में हुआ था। तो GS1 के आप क्वेश्चन देखना, फैक्चुअल पूछ लिए हैं, तो फैक्चुअल जो आप कॉन्सेप्ट जो बिल्ड करोगे ना वो एनसीईआरटी ही बिल्ड कराएंगी। तो ये इम्पोर्टेंट ही है ज्योग्राफी की तो पढ़नी। तो एनसीईआरटी तो ज्योग्राफी की मैं बोलूँ कि 6 से लेकर 12th तक पढ़ लो, पर अगर आपको नहीं जमा है तो आप 11th 12th पढ़ सकते हो, 11th 12th की। तो ये हमारी टोटल एनसीईआरटी थी। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे जो स्टैंडर्ड बुक हैं जो पढ़नी ही होती हैं हमें एनसीईआरटी के अलावा।
तो उस पे बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। आप बताना फिर कमेंट बॉक्स में कि कैसी लगी वीडियो, और आपकी जो क्वेरी हैं वो वेलकम है इस चैनल पे। तो आप बताते चलना कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर मैं वीडियो लेके आती रहूँगी बीच बीच में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।